ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 31, जुनर की ईर्ष्या। युन युन को समझ में नहीं आया कि गूफी क्यों भौहें सिकोड़ रहा था। इस समय वह बहुत शांत थी, उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। गूफी ने अपनी कनपटी को रगड़ा, कुछ अधीरता दिखाते हुए। वह पहले नहीं जाना चाहता था और दोषी नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर रहा, दोनों के पास आने का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण बाद दूर के आकाश में दो काले बिंदु दिखाई दिए जो तेजी से उड़ते हुए करीब आ रहे थे। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, दो काले बिंदु धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। ये जुनर और लिंगयंग थे। ये वास्तव में वह है। जुनर को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। जुनर की बेचैन निगाहें उसे खोज रही थीं और अब उसने आखिरकार गूफी को देखा। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। इसके अलावा अगले ही पल उसने गूफी के बगल में एक खूबसूरत महिला को खड़ा देखा। हालांकि महिला ने एक साधारण लबादा पहना हुआ था, लेकिन यह उसके प्रभावशाली फिगर को छिपा नहीं सका। उसका लंबा कद, ठंडी आंखें, नाजुक चेहरा और लंबे बहते बाल कुलीनता की आभा बिखेर रहे थे। एक नज़र में वह कुछ हद तक गूफी से मेल खाती हुई लग रही थी। यह महिला कौन है? जुन एर को जलन हो रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। किसी कारण से जुन एर को अपने दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि वह जियाओ यान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होगी। वैसे भी गूफी का उससे क्या लेना देना है। जल्द ही जुन एर और लिंग यंग गूफी के सामने उतरे। जैसे ही वह पहुंची, जुन एर ने उत्सुकता से गूफी से पूछा, गूफी, तुम यहाँ क्यों हो? उसका लहजा कुछ हद तक जरूरी था। अगर गूफी को नहीं पता होता कि उसका दिल सिर्फ उसके भाई जियाओ यान के बारे में चिंतित है, तो उसे लगता कि उसकी यह पूर्व पत्नी उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। गूफी ने अधीरता और ठंडेपन से जवाब दिया, मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वह क्या कर रही है? मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज तक उसका पीछा करते हुए। जुनर ने उसकी आवाज़ सुनी, अपने होंठ काटे और इनकार किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। गूफी ने स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया। अगर वह उसका पीछा नहीं कर रही थी, तो एक ऐसे संयोग हो सकता है कि वे दोनों मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रशिक्षण ले रहे हैं। गूफी के होठों पर उपहासपूर्ण मुस्कान और उसकी आंखों में व्यंग्यात्मक भाव देखकर जुनर कुछ हद तक उत्तेजित हो गई। जुनर को गुस्सा आता है। भावना मूल्य जोड़ 100। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजर होने के लिए जाना जाता है। तुम्हारे जैसे राक्षस को यहाँ प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? यहाँ प्रशिक्षण लेने से कहीं भी बेहतर होगा। जैसे जैसे वह बोलती गई, जुनर को अपने संदेह पर और अधिक यकीन होता गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारा कोई और उद्देश्य है? जुन एर को संदेह हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। अन्य उद्देश्य? जुन एर के लगातार सवाल सुनकर सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी क्रोधित हो जाएगा। गूफी का अच्छा मूड जो एमेथिस्ट विंगलान किंग को वश में करने से था, जुन एर ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसने झल्लाकर कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? स्पष्ट रूप से जुन एर ही वह थी जिसने उसे सबसे पहले धोखा दिया था, फिर भी वह उसका पीछा कर रही थी और उससे सवाल कर रही थी। आखिर वह क्या सोच रही है? उसकी जिद और अनुचित व्यवहार की एक सीमा होनी चाहिए। गूफी ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर अपना सिर घुमाया, जुन एर को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। जुन एर को बेचैनी हुई। भावना मूल्य जोड़ 200। गूफी को जवाब न देते देखकर जुन एर को बेचैनी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भाई जियाओ यान पहले ही उसका शिकार हो चुका है? लेकिन वह उस तरह का व्यक्ति नहीं लगता। यह न जानते हुए कि जुनर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी आवाज़ अचानक एक विनती भरे लहजे में बदल गई। गूफी, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे विनती कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे कारण भाई जियाओ यान से नाराज़ हो सकते हो। जुन एर की आवाज़ थोड़ी भर्रा गई। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया भाई जियाओ यान को चोट न पहुँचाओ, उसके पीछे मत जाओ, ठीक है? जुन एर विनती करती हुई महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 200। युन यून आश्चर्यचकित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। उनके बगल में युन यून पूरे समय चुप रही, उनकी बातचीत को बाधित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। जियाओ यान। युन यून को अभी भी जियाओ यान नाम याद था। इस व्यक्ति की एक बार उसके एकमात्र शिष्य नालन यानरान से सगाई हुई थी और यानरान ने उसे तलाक दे दिया था। दोनों ने 3 साल का समझौता किया था।
इस बार युन युन मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में आई थी क्योंकि उसने सुना था कि जियाओ यान की प्रतिभा वापस आ गई है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। इस बात से चिंतित कि यानरान हार सकती है, वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए यहाँ आई थी। हालांकि जियाओ यान स्पष्ट रूप से एक साधारण पृष्ठभूमि का युवक था जिसकी बहुत अधिक साधना नहीं थी। वह गूफी और जुनर जैसे उत्कृष्ट लोगों से कैसे जुड़ सकता था? इसके अलावा ऐसा लगता है कि स्थिति काफ़ी जटिल लग रही थी। जुनर और गूफी दोनों के व्यवहार असामान्य थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों जियाओ यान से निकटता से जुड़े हुए थे। युन युन को जियाओ यान के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, वह किसी को भी पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं आंकती थी। लेकिन आज की अराजक स्थिति ने भी उसके मूड को थोड़ा खराब कर दिया था। युन युन ने भौहें सिकोड़ी और अवचेतन रूप से जियाओ यान के लिए थोड़ी नापसंदगी महसूस की। जियाओ यान को नुकसान पहुंचाओ। गूफी ने फिर भौहें सिकोड़ी, जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, गुस्से की लहर महसूस कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जुनर ने वास्तव में ये सोचा था। जियाओ यान को नुकसान पहुंचाओ। क्या जियाओ यान भी योग्य है? जुनर बहुत ज्यादा आत्म महत्वपूर्ण हो रहा था। उसे स्पष्ट रूप से परवाह नहीं थी, फिर भी जुनर को लगा कि वह उसके और जियाओ यान के खिलाफ द्वेष रख रहा है। इस हद तक कि उसे लगा कि वह प्रशिक्षण की आड़ में बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिर्फ जियाओ यान को मारने के लिए आया था। गूफेई इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। वह मेरे ध्यान के भी योग्य नहीं है। जुनर को देखते हुए गूफेई की आंखों में और भी अधिक घृणा दिखाई दी। और तुम भी नहीं हो। जुनर निराश महसूस करती है, भावना मूल्य जोड़ 100 ये कहने के बाद गूफेई चिढ़ गई और युन युन की ओर मुड़ी, जो थोड़ा स्तब्ध थी, और धीरे से कहा, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। तुम्हें और आराम करना चाहिए। युन युन ने सिर हिलाया, अभी भी उनके जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, और फिर गूफेई के पीछे गुफा में चली गई। इससे जुनर और लिंगयंग बाहर रह गए। जुनर ने अपने भाई जियाओ यान के बारे में सोचना छोड़ दिया और गूफेई और युन युन की पीठ की ओर देखते हुए साथ साथ चल रही थी और बड़बड़ाते हुए बोली, यह महिला कौन है और भाई गूफेई के साथ उसका क्या रिश्ता है? जुनर गुस्से में थी और थोड़ा खोई हुई महसूस कर रही थी। आखिरकार गूफेई उसका पूर्व पति था और उनका हाल ही में तलाक हुआ था। गूफेई पहले से ही किसी दूसरी महिला के इतने करीब कैसे हो सकता है? इसके अलावा युन युन की मुद्रा और उपस्थिति असाधारण थी। उसके नेक स्वभाव ने जुनर को थोड़ा असहज महसूस कराया। भले ही उसे लगा कि उसे गूफेई के शब्दों की परवाह नहीं है, लेकिन सिस्टम के वफादार अनुस्मारक ने अभी भी उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दिया। गूफेई की घृणा का सामना करते हुए जुनर को थोड़ा दुख हुआ। उनके साथ बिताए गए सभी अच्छे पल अब तीखे ब्लेड में बदल गए थे जो उसके दिल में गहरी चोट पहुंचा रहे थे। वह थोड़ी भ्रमित थी, गुफा में गहराई से देख रही थी। गूफेई ने गुफा के प्रवेश द्वार को ढक दिया था, जिससे जुनर अंदर नहीं देख पा रही थी, जिससे उसे और भी संदेह हो गया। गूफेई और वहां मौजूद उस महिला के बीच क्या हो सकता है? अध्याय 32 युन युन की सूक्ष्म प्रतिक्रिया। जुन एर नाराज थी क्योंकि गूफेई ने उसके सवालों का सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उसे छोड़कर उस महिला के साथ गुफा में चला गया। वह काफी निराश महसूस कर रही थी। लिंगयंग, जो चुपचाप एक अदृश्य व्यक्ति की तरह देख रहा था, इस छोटे से नाटक को देखकर झिझक गया। मिस, चूंकि यंग मास्टर गूफेई ने ऐसा कहा है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वह जियाओ यान को नुकसान पहुंचाए। यंग मास्टर गूफेई कबीले की युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी सम्मानित हैं। हालांकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। वह सम्मान पाने के लिए सिर्फ पूरी ताकत पर निर्भर नहीं रहते, उनका व्यक्तिगत आकर्षण इसका एक बड़ा हिस्सा है। कम से कम मैं जो देख सकता हूं, उसके अनुसार उनके कुछ भी छिपाने या झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं है। लिंगयंग खुद को बोलने से रोक नहीं पाया, उसकी आवाज़ गूफेई पर विश्वास से भरी हुई थी। गूफी अपनी बात का पक्का आदमी था और अगर उसने कहा कि वह जियो यान के पीछे नहीं जाएगा, तो ये सच था। एक तरफ गूफी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे लिंगयंग को देखना था और उसका दर्जा बेहद प्रतिष्ठित था। लिंगयंग के मन में उसके लिए गहरा सम्मान था। जब उसने पहली बार सुना कि गूफी जुन एर से शादी करना चाहता है, तो लिंगयंग को कुछ संदेह हुआ। आखिरकार उसने जुन एर को बड़ा होते देखा था और स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि दुनिया में कोई भी आदमी उसके लायक नहीं है। लेकिन कुछ समय तक देखने के बाद लिंगयंग ने गूफी को जुन एर के लिए एक उपयुक्त पति के रूप में स्वीकार किया। जब जुन एर ने लिंगयंग से जियोयान से जुड़ने के लिए कहा, तो लिंगयंग अनिच्छुक था। ये स्पष्ट था कि जियोयान किसी भी तरह से गूफी की तुलना नहीं कर सकता था। जियोयान और गूफी के बीच लिंगयंग स्पष्ट रूप से जुन एर को गूफी के साथ रखना पसंद करता था। असाधारण प्रतिभा वाले दो लोग एक साथ आना एकदम सही होगा। हालांकि जियाओयान का स्वभाव अच्छा था और वह स्थिर था, लेकिन उसकी प्रतिभा गूफी की बराबरी नहीं कर सकती थी।
हालांकि लिंग यंग जुनर की जिद का विरोध नहीं कर सका। उनके लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को देखते हुए उसके पास जियाओ यान को संदेश भेजने में उसकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंकल लिंग, बेशक मैं तर्क समझता हूँ। चूंकि गूफी ने कहा कि वह भाई जियाओ यान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये पत्थर की लकीर है, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा आवेगी थी और घबराहट में मैंने बेतहाशा बात की और उससे सवाल किया। जुन एर ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से बोली। हालांकि वह आमतौर पर कभी भी ऊपरी हाथ होने पर उसे जाने नहीं देती थी, लेकिन अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। पिछली बार जुन एर तब क्रोधित हो गई थी जब गुयाओ ने लोगों को जियाओ यान पर हमला करने के लिए भेजा था और अपने गुस्से में सही और गलत में अंतर किए बिना गूफी पर गलत आरोप लगाया था। उसने सोचा कि वह फिर से वही गलती नहीं करेगी, लेकिन इस बार अभी गूफी और युन युन को एक साथ इतनी सद्भावना से चलते हुए और साथ साथ गुफा में प्रवेश करते हुए देखकर जुन एर और भी परेशान हो गई। उसने अपने होंठ काटे और अचानक कहा, नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। क्या होगा अगर उस महिला के इरादे बुरे हों? बेहतर होगा कि वे अंदर किसी परेशानी में न फंसें। लिंग यंग ने असहाय होकर आह भरी लेकिन फिर भी सहमत हो गई। हालांकि उसका इरादा उसके पीछे अंदर जाने का नहीं था और इसके बजाय बाहर पहरा देने का फैसला किया। जुनर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाली थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि हवा के बीच से किसी चीज के कटने की आवाज आसमान में गूंजी। मानव, गुरु की अनुमति के बिना गुफा में प्रवेश न करें। पीछे हटो। नीलम पंख वाला शेर राजा आकाश में मंडरा रहा था, उसकी विशाल आकृति उस क्षेत्र पर छाया डाल रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और जुनर और लिंग यंग को कड़ी चेतावनी दी। उसके सिर पर टूटा हुआ सींग अभी भी दर्द से धड़क रहा था, हालांकि गूफी ने खून बहना बंद कर दिया था। आज नीलम पंख वाले शेर राजा की नसें पूरे दिन तनाव में रहीं, एक बार भी आराम नहीं मिला। आज उसका सामना बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों से हुआ था। युन युन का सामना हुआ, जो एक दू सम्राट था, जो इसके बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का दावा करने आया था और उसने इसके सींग का आधा हिस्सा काट दिया था, लेकिन साथ में गूफी भी था, जो एक दू पूर्वज विशेषज्ञ था। और अब गूफी को खोजने के लिए और भी लोग आ रहे थे, जिनमें दू सम्राट के शिखर पर कोई व्यक्ति भी शामिल था। लिंग यंग, जो आमतौर पर अदृश्य रहता था, को अपनी उपस्थिति छिपाने की आदत थी, जिससे वह लगभग अदृश्य हो गया था। फिर भी नीलम पंख वाला शेर राजा भी उससे सावधान था। उसने लिंग यंग पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी ताकत का आकलन किया। जैसे ही उसने चेतावनी दी, उसकी निगाह विशेष रूप से सतर्क थी, लिंग यंग पर टिकी हुई थी। हालांकि नीलम पंख वाला शेर राजा समझ गया कि भले ही वह मैच न हो, उसे गूफी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए आगे आना होगा और रास्ता रोकना होगा। इसके अलावा ये दोनों उसके मालिक को जानते थे, इसलिए वे शायद उस पर हमला नहीं करेंगे। शेर राजा की धीमी चेतावनी को अनदेखा करते हुए जुनर ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ तीखी हो गई और उसने उसे डांटा, एक तरफ हटो। नीलम पंख वाला शेर राजा जम गया, उसका दिल गुस्से से भड़क उठा। वह लिंग यंग को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह घमंडी लड़की अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। शेर राजा एक पल के लिए चुप हो गया और फिर हवा में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव फैल गया। लिंग यंग ने तुरंत डू क्यूई की भीड़ को देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह आगे बढ़ा, खुद को जुनर और शेर राजा के बीच में रखते हुए, उसकी भयावह नज़र को रोकते हुए। जुनर की ओर मुड़ते हुए लिंग यंग ने आग्रह किया, मिस यंग, मास्टर गूफी शायद अभी भी परेशान हैं। बेहतर होगा कि हम अभी अंदर न जाएं। युवा मास्टर गूफी के शांत होने तक प्रतीक्षा करें, फिर आप जाकर समझा सकते हैं। अभी यदि आप अंदर जाते हैं तो आप उन्हें और अधिक क्रोधित कर सकते हैं और इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। लिंग यंग के अनुनय के तहत जुनर एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंततः शांत हो गई। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक ठंडी नज़र डाली और फिर बाहर इंतजार करने का फैसला किया। मंद मंद एकत्रित हुए डू क्यूई तितर बितर हो गए और लिंग यंग ने राहत की सांस ली। अगर वह जुनर को मना नहीं पाता तो एमेथिस्ट विंग लान किंग के साथ लड़ाई अपरिहार्य हो सकती थी। भले ही दोनों में से कोई भी पक्ष गंभीरता से नहीं लड़ता, लेकिन वे घायल होकर चले जाते। ... इस बीच युन युन और गूफी एक दूसरे के बगल में गुफा में चले गए। युन युन को अपने पीछे जुनर की तीव्र निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही वे कुछ और कदम आगे बढ़े, युन युन खुद को और रोक नहीं पाए और पूछा, जिस जियाओ यान का आपने पहले उल्लेख किया था, क्या वह वुटेन सिटी में जियाओ परिवार का जियाओ यान है? युन युन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ये दोनों जियाओ यान एक ही व्यक्ति थे। लेकिन युन युन को इस बात पर हैरानी हुई कि वुटेन सिटी जैसी छोटी जगह से आने वाला एक कथित बेकार व्यक्ति इन शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से कैसे जुड़ा हो सकता है। हाँ, गूफी ने बिना विस्तार से बताए, सिर हिलाकर उदासीनता से जवाब दिया। उसे महसूस हो रहा था कि जुनर और लिंग यंग अभी भी गुफा के बाहर थे, बाहर नहीं जा रहे थे।
इससे गूफी को थोड़ी चिढ़ हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे जुनर की जियोयान के लिए लगातार चिंता से जलन हो रही थी। ये सिर्फ इतना था कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में गूफी को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता था जब उस पर बिना किसी कारण के झूठा आरोप लगाया जाता था और संदेह किया जाता था। उस पल गूफी ने निराशा की एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से उसका और जुनर का पहले ही तलाक हो चुका था और अब उसका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं था। अगर यह पहले हुआ होता तो शायद वह दिन भर विचलित और आत्मसंदेह से भरा रहता। गूफी ने विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। उसे अचानक बैंगनी बालों और आंखों वाली उस शुद्ध हृदय वाली लड़की की याद आ गई जो छोटी सी घाटी में उसका इंतजार कर रही थी। कम से कम जब वह आसपास थी तो गूफी को कभी भी ऐसी नकारात्मक भावनाओं का बोझ महसूस नहीं हुआ। अध्याय 33। तुम दोनों वहां अकेले क्या कर रहे थे? मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, गूफी ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। चूंकि मैंने इस बार तुम्हें बचाया है इसलिए हमारे बीच एक भाग्यशाली संबंध है। मैं तुम्हारे शरीर पर लगी सील तोड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखते हुए कि लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी छोटी घाटी में अकेले उसका इंतजार कर रही थी, गूफी यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। यून यून कृतज्ञता महसूस करता है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। धन्यवाद। यून यून ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उसकी आंखों में प्रशंसा दिख रही थी। वह इतनी समझदार थी कि उसने यह नहीं पूछा कि गूफी जाने की जल्दी में क्यों है। जैसे ही गूफी यून यून की मदद करने वाला था उसने फिर से रुककर सीधे कहा, तुम्हारी सील तोड़ने में मदद करने के लिए मुझे अपना हाथ तुम्हारे शरीर पर रखना होगा और अपनी डुक्यूई को तुम्हारे अंदर डालना होगा। मम्मा, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती, यून यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद गूफी ने धीरे से अपना हाथ यून यून की पतली पीठ पर रखा। उसकी हथेली गर्म थी और जैसे जैसे उसकी डुक्यूई लगातार यून यून के शरीर में प्रवाहित होती गई उसकी अवरुद्ध मेरिडियन धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से टूट गईं। यून यून ने अनजाने में एक नर्म कराह निकाली क्योंकि यह अनुभूति दर्दनाक और गर्म दोनों थी। यह महसूस करते हुए कि उसने अभी क्या किया है उसके कान तुरंत लाल हो गए। यद्यपि यून यून काफ़ी उम्र की थी और एक संप्रदाय की सम्मानित नेता थी, लेकिन उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों का बहुत कम अनुभव था और वह कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं रही थी। यून यून शर्मीली महसूस करती है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। वह सहज रूप से थोड़ा हिली, लेकिन गूफी ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। हिलना मत, उसने उसके कान में फुसफुसाया, उसका ध्यान तीव्र था। यून यून जम गई, उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के सिरे भी शर्मीले गुलाबी रंग के हो गए। यून यून को शर्मा रही है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। जब सील लगभग पूरी तरह से टूट गई तो गूफी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। धन्यवाद, यून यून ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों से बचती रहीं क्योंकि वह शर्म महसूस करती रही। गूफी ने भावनात्मक अंक अनुस्मारक को नोटिस करते हुए उसे एक विचारशील नज़र से देखा। आप बैंगनी आत्मा की गोली को परिष्कृत करने के लिए बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के लिए यहाँ आए हैं, उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक गोली निकालते हुए कहा। बैंगनी आत्मा की गोली डू मास्टर्स और डू ग्रैंड मास्टर्स को उनकी साधना में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ये गोली उससे कहीं बेहतर है। गूफी ने गोली यून यून को सौंप दी। यून यून कृतज्ञता महसूस करती है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। यह बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है, यून यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली स्वीकार करते हुए और गूफी की ओर एक त्वरित नज़र डालते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसने फिर से उसका धन्यवाद किया। चलो चलते हैं, गूफी ने कहा, खड़े होकर और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हुए। यून यून एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, उसकी पीठ को घूरते हुए उसके विचारों में पागल हो गई। अंत में वह उससे बाहर निकली और उसके पीछे चली गई। उसकी भावनाएं पल पल और जटिल होती जा रही थीं। यून यून अनिच्छुक महसूस करती है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। गुफा के बाहर नीलम पंख वाले शेर राजा ने गूफी को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार गुरु। गूफी ने एक हल्की स्वीकृति के साथ जवाब दिया, जुनर को एक नज़र भी नहीं बख्शा। जुन एट, जो गुफा के बाहर इंतजार कर रही थी, जब उसने गूफी को बाहर आते देखा तो वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और पहले हुई गलतफहमी को समझाने का इरादा किया। अचानक वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि यून यून, जो गूफी के पीछे पीछे बाहर आई थी, उसका रंग गुलाबी था, उसकी आंखों में एक गर्म चमक थी और उसके बाल अंदर आने के समय की तुलना में थोड़े बिखरे हुए थे। और करीब से देखने पर यून यून गूफी के काफ़ी करीब खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक खास माहौल था जिसमें कोई और दखल नहीं दे सकता था। जुन एर अपनी कल्पना को बेकाबू होने से नहीं रोक पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों गुफा में थे? जुन एर दुखी महसूस करती है, भावनात्मक अंक जोड़ 100। इस विचार ने जुन एर को बेवजह दुखी कर दिया। नतीजतन गलतफहमी को समझाने के लिए सावधानी से तैयार किए गए सभी शब्द उसके दिमाग से उड़ गए।
वह कुछ कदम आगे बढ़ी, गूफी की आंखों में सीधे देखा और ऊंची आवाज में पूछा, तुम दोनों पूरे 1 घंटे तक वहां अकेले थे, आखिर तुम क्या कर रहे थे? जुन एर को गुस्सा आता है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। गूफी को जुन एर के गुस्से से कुछ पल के लिए झटका लगा, लेकिन यून यून को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने गलत समझा है। साथ ही यून यून को जुन एर के मुखर लहजे से ये भी पता चल गया कि गूफी और इस खूबसूरत कुलीन लड़की के बीच एक असामान्य रिश्ता है। अपने भीतर एक फीकी भावना को दबाते हुए यून यून ने समझाने की कोशिश की, युवती, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन इससे पहले कि यून यून अपनी बात पूरी कर पाती, गूफी ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसके लहजे में अधीरता का भाव था, मैंने जो किया उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जुन एर को जलन और गुस्सा आता है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। गूफी की प्रतिक्रिया सुनकर जुन एर को जलन की पीड़ा महसूस हुई। बिना सोचे समझे उसने अपने अगले शब्द बोल दिए, गूफी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। बस उसे देखो, वह तुमसे बहुत बड़ी है और फिर भी तुम उसमें दिलचस्पी रखती हो। यून यून अपनी परिपक्व शांत, नेक स्वभाव और लंबी कदकाठी के साथ वास्तव में जुनर और गूफी की तुलना में एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी, जो अभी भी युवा थी। यून यून नाखुश महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। हालांकि यून यून ने जुनर के विचारहीन शब्दों को सुना और बेहद नाखुश महसूस किया। वह मूल रूप से स्थिति को समझाने का इरादा रखती थी, लेकिन जुनर की तीखी टिप्पणियों ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया था। जुनर के शब्द कठोर थे और यून यून को उन्हें अनदेखा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसके भीतर एक असामान्य भावना को जगा दिया। जियामा साम्राज्य में एक संप्रदाय के सम्मानित नेता के रूप में यून यून को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया था, खासकर एक भोली भाली युवा लड़की द्वारा। अगर जुनर उस पर और गूफी पर किसी बात का शक करने जा रही थी और यहाँ तक कि उसे बुरी भी कह रही थी, तो उसी तरह से बदला लेने से ज्यादा संतोषजनक क्या हो सकता था। यून यून प्रतिस्पर्धी महसूस करती है। भावनात्मक अंक जोड़ 100। प्रतिस्पर्धी भावना से प्रेरित होकर यून यून ने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और गूफी के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। एक पल के लिए गूफी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, जैसे कि वह लकड़ी के एक टुकड़े में बदल गया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपना हाथ खींच लेना चाहिए या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने यून यून को अपने से चिपके रहने दिया। यून यून ने मोहक मुस्कान दी, छोटी लड़की, भले ही मैं बड़ी हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कहीं ज्यादा जानती हूं। उसने ताना मारा, उसकी आवाज में चिढ़ाने वाली मिठास थी। इसलिए गूफी तुम्हें पसंद नहीं करती, यह बिल्कुल सही है। यून यून ने जुनर की ओर एक उत्तेजक नजर डाली। उसकी आवाज धीमी और जानबूझकर थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उसे क्रोधित करना था। उसने अपनी पलकें भी झपकाईं और गूफी के करीब झुक गई, उसकी अजीब कठोरता का आनंद लेते हुए। यून यून का सामान्य व्यवहार ठंडा और गरिमा में था, कभी किसी पुरुष को अपने करीब नहीं आने देती थी। वह हमेशा अलग थलग रहती थी, उसका दिमाग केवल साधना पर केंद्रित था। अगर जियामा साम्राज्य में कोई भी उसे अब देखता तो वे पूरी तरह से चौंक जाते। ये वह महान ठंडी सुंदरता नहीं थी जिसे वे जानते थे, यह एक मोहक महिला थी। अध्याय 34। चाहे मैं कुछ भी करूं, यह शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारे धोखा देने से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। यून यून के अचानक बदले हुए रवैये ने गूफी को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। खासकर जब से उसने गूफी की बांह पकड़ी हुई थी, उसका शरीर उसके शरीर से कसकर दबा हुआ था। उसका हाथ कभी कभी उसके शरीर के किसी नर्म हिस्से से टकराता था। इससे गूफी की हमेशा की तरह ठंडी अभिव्यक्ति थोड़ी सी टूट गई। इसके अलावा ये सूक्ष्म और अस्पष्ट शारीरिक संपर्क इतना नाजुक था कि इससे गूफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया और उसने महसूस किया कि उसकी धड़कन अनियमित हो गई है। लेकिन उसने जल्दी ही इसका पता लगा लिया। यून यून इस तरह से व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह जुनैर के पहले के शब्दों से नाराज थी। उसका वर्तमान व्यवहार जानबूझकर जुनैर को भड़काने के लिए था। तुम दोनों कैसे? गूफी और यून यून के बीच अंतरंग बातचीत को देखकर जुनैर स्तब्ध रह गई। जुनैर ईर्ष्या महसूस कर रही है। भावना स्तर जोड़ 100। उसने अपना पैर पटका, उसकी ईर्ष्या तीव्र हो गई और वह और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गई, स्पष्ट रूप से क्रोधित। गूफी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के व्यक्ति होगे। हम अभी अभी अलग हुए हैं और तुम्हारा पहले से ही एक नया प्रेमी है। तुम मुझे क्या समझते हो? जुनैर को गुस्सा आ रहा है। भावना स्तर जोड़ 100। ईर्ष्या, गुस्सा। सिस्टम ने जुनैर के भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में गूफी को ईमानदारी से सूचित किया। उसकी बेवजह ईर्ष्या, उसके बाद फिर से गुस्सा और ईर्ष्या सुनकर गूफी को और भी अधिक घृणा महसूस हुई। जुनैर हमेशा से ही दिखावा करने वाली रही है। अभी वह सिर्फ अधिकार जता रही थी। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती थी। वह बस यह नहीं देखना चाहती थी कि एक आदमी जो कभी उससे इतना प्यार करता था, उसके पास इतनी जल्दी दूसरी औरत हो।
और वह औरत सुंदरता के मामले में भी उसके बराबर थी। गूफी को पता था कि भले ही ज़ुनैर अभी बहुत गुस्से में लग रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती है, लेकिन जैसे ही उसका प्रिय ज़ियाओयान प्रकट हुआ, ज़ुनैर ने जो कुछ भी कहा था उसे पूरी तरह से भूल जाएगी। वह तुरंत खुद को ज़ियाओयान की बाहों में फेंक देगी, इन मामलों के बारे में दूसरा विचार भी नहीं करेगी। ज़ुनैर के दिल में ज़ियाओयान हमेशा पहले स्थान पर थी और गूफी को अब प्रतिस्पर्धा करने की परवाह नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं हमारी शादी के दौरान धोखा देने से बेहतर हूँ। गूफी ने ज़ुनैर को हल्के से व्यंग्य से देखा और धीमी आवाज़ में बोला। उसके शब्द अभी भी तिरस्कार और घृणा से भरे हुए थे, जो ज़ुनैर की भावनाओं के प्रदर्शन से अपरिवर्तित थे। गूफी ज़ुनैर की लगातार गड़बड़ी और नखरों से तंग आ चुका था। प्यार के फिल्टर के बिना वह ज़ुनैर को एक बिगड़ैल लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। भले ही उसका यून के साथ वास्तव में कुछ चल रहा था, लेकिन वे पहले से ही तलाकशुदा थे। वह जिससे चाहे प्यार कर सकता था, इसका ज़ुनैर से क्या लेना देना था। उसे रंगे हाथों पकड़ने का नाटक क्यों किया और एक पत्नी की तरह उससे सवाल क्यों किया, दिल टूटने का नाटक क्यों किया। माफ़ करना, मेरा पहले यह मतलब नहीं था। ज़ुनैर और गूफी के बीच बातचीत सुनकर यून को आखिरकार उनके रिश्ते का एहसास हुआ और उसने गूफी से माफ़ी मांगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि गूफी और ज़ुनैर के बीच का रिश्ता जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जटिल था। लेकिन अभी अभी उसने गूफी के ज़रिए अपना गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकाला था। ज़ुनैर के ईर्ष्यालु और गुस्से वाले भाव को देखकर यून को एक अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ और वह जीत की खुशी में अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। अब जब उसका गुस्सा शांत हो गया था तो उसने गूफी की बाँह छोड़ दी। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली हरकतें कितनी सासी थीं। ऐसा लग रहा था कि गूफी की बाँह उसके शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से को छू गई थी। यून को शर्म आ रही है। भावना स्तर जोड़ 100। इस बारे में सोचते हुए यून का चेहरा गुफा से बाहर निकलने के समय से भी ज्यादा लाल हो गया और उसकी गर्दन तक हल्की लाली फैल गई। यहाँ तक कि उसे भी अपनी पिछली हरकतों के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आया। ये सिर्फ ज़ुनैर को नाराज़ करने के लिए नहीं था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि उसने गूफी के लिए कुछ अजीब भावनाएं विकसित कर ली थीं। यून उस तरह की महिला नहीं थी। वह आमतौर पर अलग थलग और नेक थी, कभी भी ऐसी चीज़ों से परेशान नहीं होती। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह नाराज़ नहीं होती, भले ही ज़ुनैर ने उससे ऐसी बातें कही हों। वह किसी दूसरे आदमी की बाँह नहीं पकड़ती या ऐसे इश्कबाजी भरे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करती। और जहाँ तक उनके अंतरंग अस्पष्ट संपर्क की बात है, क्या यून वास्तव में इसके बारे में नहीं जानती थी या उसने चुपके से ऐसा होने दिया था। दूसरी तरफ गूफी के तीखे शब्दों से आहत होकर ज़ुनैर पहले ही चुप हो चुकी थी। वह सबसे संवेदनशील थी और गूफी की आंखों में जो घृणा और तिरस्कार उसने देखा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले वह हमेशा गूफी को नीची नज़र से देखती थी। कब उसकी नज़रें सिर्फ नकारात्मक भावनाओं से भर गई थीं। उसने आह भरी, खुद को अतीत के लिए कुछ उदासीन पाते हुए। लेकिन जल्दी ही ज़ुनैर को एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने होंठ काटे और असंतोष के साथ गूफी को घूरा। मिस यंग मास्टर गूफी शायद उस युवती की सील तोड़ने में मदद कर रहे थे। लिंग यंग किनारे से देख रहा था, उसे स्थिति की स्पष्ट समझ थी। उसने यून की आभा में कुछ बदलाव देखे और ज़ुनैर को समझाया। तो बस इतना ही, वे वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे थे। ये सुनकर ज़ुनैर को सच्चाई का एहसास हुआ। वह पहले जल्दबाजी में बोले गए कठोर शब्दों के लिए खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सकी। आखिरकार यून के रूप और व्यवहार ने वास्तव में ज़ुनैर को कुछ हद तक खतरे में डाल दिया था। मुझे माफ़ कर दो गूफेई। ज़ुनैर ने माफ़ी मांगने की योजना बनाई, लेकिन गूफेई को अभी उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह शेर राजा की ओर मुड़ा और पूछा, शेर राजा, क्या आपको कुछ और तैयार करने की ज़रूरत है? मास्टर, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चे की है जो अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया तो मुझे डर है कि आसपास के जादुई जानवर मेरे बच्चे पर हमला कर सकते हैं। शेर राजा ने अपनी चिंता व्यक्त की। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी गुफा में एक सील लगा दूंगा। कुछ वर्षों में जब ये साथ में मौजूद एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस से ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा तो आप फिर से मिल जाएंगे। गूफी ने शेर राजा की गुफा की ओर जाने से पहले शांति से उत्तर दिया। यून अकेले ज़ुनैर और लिंग यंग का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने युद्ध के पंख फैलाए और गूफी का पीछा किया। अपने बच्चे को युवा गुरु गूफी को सौंपने के बाद उसने गुफा पर मुहरें लगाना शुरू कर दिया। अपनी ताकत के साथ, जब तक कि कोई अत्यंत शक्तिशाली डू पूर्वज या डू वेनेरेट विशेषज्ञ हस्तक्षेप न करे, मुहर बरकरार रहेगी। इसके बाद गूफी ने एमेथिस्ट विंग लान किंग पर सवार हो गए। विशाल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक छठी रैंक के जादुई जानवर को सवारी के रूप में रखना
अधिक सुविधाजनक होगा। हालांकि यह उड़ने जितना तेज नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। अलविदा। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं इस उपकार का बदला चुकाऊंगी। युन युन अनिच्छुक महसूस कर रही है। भावना स्तर जोड़ 100। युन युन ने अनिच्छा की भावना महसूस करते हुए गूफी को अलविदा कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। ये पहली बार था जब किसी पुरुष के प्रति ऐसी अजीब भावनाएं विकसित हो रही थीं। अध्याय 35। क्या तुम मुझे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो? युन युन से अलग होने के बाद गूफी का दिमाग पूरी तरह से ज़ियाओई जियान से जल्दी मिलने पर केंद्रित था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह छोटी घाटी में अकेली कैसे रह रही होगी। नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर सवार होकर वह छोटी घाटी की ओर तेजी से बढ़ा जहां ज़ियाओई जियान थी। ऐसा लगता है कि मैंने उसे फिर से गलत समझा। जुनेर, जिसने गूफी और युन युन को अलग होते देखा था और उनकी बातचीत सुनी थी, को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर गूफी को गलत समझा होगा। पहले जो ईर्ष्या उसे महसूस हुई थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई और उसने अपना निचला होंठ काट लिया। जुनेर को आत्मग्लानि महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, ये सोचकर कि क्या वह पहले ही बहुत आगे निकल गई थी और उसने गूफी से मिलकर चीज़ों को स्पष्ट करने के बारे में सोचा। लेकिन एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। जुनेर जानती थी कि गूफी अब उसे बहुत नापसंद करती है और उसके आसपास नहीं रहना चाहती। एक लंबी सांस के बाद उसने आखिरकार देखा कि गूफी की आकृति बिना एक कदम भी आगे बढ़े दूर से एक चमकते हुए तारे की तरह नज़रों से ओझल हो गई। इसे भूल जाओ, मुझे पहले भाई ज़ियाओ यान को ढूंढना चाहिए। कौन जानता है कि वह अपने आप में कैसा कर रहा है। लिंग यंग ने चुपचाप उसका पीछा किया और उन दोनों ने पहाड़ों में ज़ियाओ यान की तलाश फिर से शुरू कर दी, बिना पहले की अराजकता का जिक्र किए। इस समय छोटी घाटी में ज़ियाओई जियान आधे दिन से गूफी का इंतजार कर रही थी। अगर यह अतीत होता तो वह इतनी ऊर्जा से भरपूर और खूबसूरत जगह पर अकेले लंबा समय बिता सकती थी। लेकिन अब गूफी का इंतजार करते हुए भले ही सिर्फ आधा दिन, उसका दिमाग उथल पुथल में था। वह चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। जैसे ही खिड़की से कुछ तितलियां उड़ीं, ज़ियाओई जियान ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया, उन्हें उड़ते हुए देखा। सूरज की रोशनी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिससे उसके नाजुक चेहरे पर छाया पड़ रही थी। गूफी का सामना करते समय उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट नहीं थी। छोटी सी घाटी में आधे दिन तक इंतजार करने के दौरान उसका चेहरा कुछ उदास सा रहा। जैसे ही उसने अपने छोटे से कान के पीछे बालों की कुछ लंटें छिपाईं, उसने एक मेडिकल किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आह भरी। ज़ियाओई जियान कुछ हद तक निराशावादी थी और इस विशाल छोटी सी घाटी में अकेली होने के कारण वह नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने ये भी सोचा कि शायद गूफी ने उसे धोखा दिया हो और वह कभी वापस न आए। अगर ऐसा हुआ तो क्या उसे उससे नफरत करनी चाहिए? उसके विचार जटिल थे और उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जिससे वह एक नाजुक रूप में दिख रही थी। ज़ियाओई जियान परेशान महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। जैसे ही गूफी घाटी के पास पहुंची, सिस्टम ने उसे उसकी भावनाओं के बारे में सूचित किया। उस समय घर के अंदर की लड़की अभी भी एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही उसे तेज हवा की आवाज़ सुनाई दी। ज़ियाओई जियान को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, केवल एक विशाल भयंकर जादुई जानवर को अपने सामने देखा। जानवर बहुत बड़ा था, जिसका शरीर लगभग 7 या 8 मीटर लंबा था, जो बैंगनी क्रिस्टल की एक परत से ढका हुआ था। सूरज की रोशनी में क्रिस्टल चमकते थे, चमकदार रोशनी को दर्शाते थे। जानवर के पास एक क्रूर शेर का सिर था, जिसकी रक्त लाल आंखें थीं जो एक अजीब बैंगनी चमक उत्सर्जित करती थीं। इसका विशाल मुंह तीखे नुकीले दांतों से भरा हुआ था। इसके सिर के ऊपर एक सर्पिल सींग था, जिसका आधा हिस्सा आग की तरह लाल था, जिसके सिरे के चारों ओर बैंगनी लपटें घूम रही थीं। इसके विशाल शरीर के साथ बैंगनी पंखों की एक जोड़ी थी। जब पंख फड़फड़ाते थे तो बैंगनी लपटें निकलती थीं, जो आकाश को घेर लेती थीं। 4 मोटे पैर, जो बैंगनी क्रिस्टल से ढके हुए थे, प्रत्येक कदम के साथ शून्य को हिलाते थे, जो इसकी अकल्पनीय शक्ति का संकेत देते थे। विशाल जानवर हवा में खड़ा था, उसका अदृश्य दबाव आसमान से नीचे उतर रहा था, जिससे ज़ियाओई जियान का दिल कांप उठा। ज़ियाओई जियान को डर लगता है। भावना मूल्य जोड़ 100। हालांकि जानवर शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। ये धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जब ज़ियाओई जियान ने जानवर की पीठ पर परिचित आकृति को देखा तो उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। ज़ियाओई जियान को खुशी महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। अपनी लंबी स्कर्ट का हेम उठाते हुए वह जल्दी से भागी। उसकी चांदी की घंटियां बज रही थीं क्योंकि जीवंत लड़की गूफी की ओर दौड़ी।
एमेथिस्ट विंग लायन किंग की पीठ से छलांग लगाते हुए गूफी ने कहा, तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें देखने के लिए जल्दी में था। ये वह पर्वत है जिसे मैंने वश में किया है। क्या तुम इससे डर गए थे? गूफी ने शियाओ यी जियान से धीरे से बात की, उसकी आवाज़ कोमल थी। मम्मा। शियाओ यी जियान ने हल्के से सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या भाई गूफी मुझे देखने के लिए जल्दी में वापस आया था? शियाओ यी जियान को शर्म आ रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी ने अपनी नाक रगड़ी। आधे दिन तक उसे न देखने के बाद उसे शियाओ यी जियान से बहुत कुछ कहना था। वे दोनों नीलम पंख वाले शेर राजा के पास खड़े होकर बेकार की बातें कर रहे थे। शेर के बड़े आकार ने उन्हें धूप से बचाने के लिए सुविधाजनक रूप से छाया प्रदान की। उद्धरण चिन्ह ... ये छठी रैंक का जादुई जानवर है। अगर हमें भविष्य में कहीं और जाने की ज़रूरत है तो ये हमें वहां ले जा सकता है। शियाओ यी जियान को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 100। तुमने छठी रैंक के जादुई जानवर को वश में कर लिया। शियाओ यी जियान को चिंता हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। गूफी को देखते ही उसकी आंखें चिंता से भर गईं। जानवर भयंकर लग रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी है? चिंता के एक साधारण सवाल ने गूफी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। पूर्वज बनने के बाद से वह पहली लड़की थी जिसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। जुनेर और युन युन जानते थे कि वह मजबूत है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या उसे चोट लग सकती है। लड़की के सिर पर थपथपाते ही गूफी की मुस्कान और भी कोमल हो गई। बिल्कुल नहीं, मुझे चोट कैसे लग सकती है? उन दोनों ने छोटी घाटी में 2 और दिन बिताए, शांतिपूर्ण और लापरवाह दिनों का आनंद लिया। गूफी ने कभी जाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन जियो यी जियान को गहराई से पता था कि गूफी जैसा असाधारण और महानता के लिए किस्मत वाला व्यक्ति इस एकांत घाटी में लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसका दिल बेचैन होने से खुद को रोक नहीं सका। जब गूफी साधना कर रहा था तो सिस्टम उसे उसकी भावनाओं के बारे में सूचित करता रहा। जियो यी जियान चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। जियो यी जियान अनिच्छुक महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 100। यह मूर्ख लड़की, वह किस बारे में चिंतित है? गूफी ने उसकी भावनाओं में आए बदलावों को महसूस किया। जैसे ही गूफी बोलने वाला था, जियाओ यी जियान ने पहले कहा, भाई गूफी, अगर तुम्हारे पास करने के लिए दूसरे काम हैं, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ अकेले ही अच्छी तरह से रह सकता हूँ। क्या तुम मुझे दूर भेजने की कोशिश कर रहे हो? गूफी ने परेशान होने का नाटक किया। जियाओ यी जियान घबरा गया। भावना मूल्य जोड़ 100। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जियाओ यी जियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह जगह तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाहरी दुनिया ही वह जगह है जहां तुम वास्तव में हो। जियाओ यी जियान, अगर मैं कहीं और जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? गूफी ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक पल के लिए हवा शांत हो गई और गूफी को घबराहट का एक असामान्य भाव महसूस हुआ। जियाओ यी जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। अध्याय 36। अब से मैं तुम्हें वो सारी गोलियां बनाऊंगा जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में खुद को तैयार करो और फिर तुम मेरे साथ जा सकते हो। गूफी ने हाथ बढ़ाया और धीरे से जियाओ यी जियान के सिर को थपथपाया। उसकी आंखों में एक कोमलता दिख रही थी जो उसने गु क्षेत्र में जुनर से तलाक के बाद से महसूस नहीं की थी। जियाओ यी जियान को शर्म आ रही है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसने गूफी को चुपके से देखा। उसकी आंखों में मुस्कान भर गई। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में। ऑप्टेडिक स्मैश। एक घने जंगल में एक विशाल काले शासक ने एक मुश्किल कोण से एक पवन भेड़िया की कमर पर प्रहार किया। इतने भारी प्रहार से पवन भेड़िया ने एक चीख मारी और जमीन पर गिर गया। लड़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर प्रतिदिन खुद को प्रशिक्षित कर रहा था, जीवन मरण की लड़ाइयों से गुजर रहा था। इस बार जियाओ यान का सामना एक विंडवुल्फ से हुआ, जो अपनी गति के लिए जाना जाने वाला दूसरे दर्जे का जादुई जानवर है, जो उच्च स्तरीय डू मास्टर्स के लिए भी चुनौती बन सकता है। हाल ही में हुई लड़ाइयों से प्राप्त अनुभव के बिना जियाओ यान कभी भी इतनी जल्दी विंडवुल्फ को नहीं मार पाता। हालांकि अपनी जीत के बावजूद जियाओ यान को भी चोटें आई। उसके हाथ पर घाव से अभी भी खून बह रहा था। लानत है जानवर, जियाओ यान ने पास की एक गुफा की ओर बढ़ते हुए धीरे से शाप दिया। उसने विंडवुल्फ की लाश को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका इरादा उसकी गंध से दूसरे जादुई जानवरों को दूर भगाना था, जिससे उसे कुछ राहत मिल सके। दूसरी तरफ जुन एर और लिंग यांग उसके स्थान के करीब पहुंच रहे थे। जुन एर की आंखें चमक उठीं जब वह एक गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकी, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। लिंग यांग ने अपनी आभा से गुफा की सावधानीपूर्वक जांच करने से पहले उसके साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसने एक परिचित कमजोर उपस्थिति का पता लगाया। मिस, हमने उसे ढूंढ लिया है।
2 दिनों की खोज के बाद जुनर और लिंग यंग ने आखिरकार जियाओ यान को ढूंढ लिया। वे जल्दी से गुफा में गए, जहां उन्होंने जियाओ यान को क्रॉस लेग बैठे अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। जुनर उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने जियाओ यान की बांह पर सूखे खून और घावों को देखा तो उसकी खुशी तुरंत चिंता में बदल गई। जुनर, जियाओ यान ने अपनी आंखें खोलीं और जुनर को अचानक प्रकट होते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भाई जियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? जुनर ने चिंता से पूछा, धीरे से उसकी बांह पर पट्टी बांधते हुए। एक बार फिर से मिलने पर जियाओ यान ने यह नहीं पूछा कि उनके अलग रहने के दौरान जुनर कहाँ था। वह समझ गया कि जुनर ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ वह इस समय नहीं रह सकता था और उसे उसके साथ रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत थी। जब वे साथ बैठे तो जुनर ने कोमलता से उसकी बांह से खून साफ किया। थोड़ी देर के बाद झिझकते हुए उसने धीरे से कहा, भाई जियाओ यान, मुझे माफ़ कर दो। जियाओ यान ने असमंजस में उसकी ओर देखा। किसी ने मेरी वजह से तुम्हें मारने की कोशिश की। यह मेरा परिवार था, मुझे माफ़ कर दो। जुन एर ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। जियाओ यान की आंखों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन जियाओ यान ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके अभी भी युवा चेहरे पर ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। क्या शक्तिशाली परिवार सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से जान ले सकते हैं? जियाओ यान की आवाज़ में गुस्से का एक नोट था जिसे वह दबा नहीं सका। अपनी अंगूठी में अभी भी बेहोश याओ लाओ को याद करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गु याओ ने बस उसका जिक्र किया था और उसके अधीनस्थ मध्य महाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिमी हिस्से से यात्रा करके आए थे और उसे देखते ही हमला कर दिया। जियाओ यान निश्चित रूप से गु कबीले के ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सका और बाल बाल मौत से बच गया। अगर याओ लाओ ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह मर जाता। जियाओ यान अभी भी गुस्से में था, हालांकि उसने जुन एर को दोष नहीं दिया। उसने समझा कि जुन एर की रहस्यमय पृष्ठभूमि का मतलब है कि उसका अपनी परिस्थितियों पर बहुत कम नियंत्रण था। फिर जियाओ यान ने अपनी अगली योजना साझा की। जुन एर, मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ। अपनी ताकत में सुधार करूंगा और आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की खोज करूंगा। अब भी जियाओ यान ने जुन एर को याओ लाओ के अस्तित्व का जिक्र नहीं किया। जुन एर समझ गई और उसने सवाल नहीं किया कि जियाओ यान को अचानक आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की आवश्यकता क्यों थी। उसे वह रहस्यमय विशेषज्ञ याद आया जो पहले जियाओ यान के साथ था और दोषी महसूस करते हुए ईमानदारी से कहा, भाई जियाओ यान, चिंता मत करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे आत्मा के घावों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ लूंगा। ये सुनकर जियाओ यान को कुछ भावनाएं महसूस हुईं और वह सहमत हो गया। फिर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, अपनी थकी हुई दुखी हुई को ठीक करने की कोशिश करते हुए। गुफा में सन्नाटा छा गया। जियाओ यी जियान के साथ घाटी में 2 या 3 दिन और बिताने के बाद गूफी ने आखिरकार फैसला किया कि अब जाने का समय आ गया है। उसने जियाओ यी जियान को एमेथिस्ट विंग लान किंग की पीठ पर बिठाया, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करने की योजना बनाई। गूफी ने जियाओ यी जियान की पतली कमर को पकड़ा और लान किंग की चौड़ी पीठ पर छलांग लगा दी। जियाओ यी जियान को अनिच्छा महसूस हुई। भावना मूल्य जोड़ 100। ऊपर चढ़ने के बाद जियाओ यी जियान ने पीछे मुड़कर छोटी घाटी की ओर देखा। भाई गूफी, क्या हम भविष्य में यहाँ वापस आ सकते हैं? गूफी ने धीरे से उसके रोएदार सिर को थपथपाया। बेशक, जब भी तुम वापस आना चाहोगी मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी। तभी जियाओ यी जियान ने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। जल्द ही लान किंग की पीठ पर एक पारदर्शी ऊर्जा कवच दिखाई दिया। यह उन्हें तेज गति की उड़ान के दौरान तेज हवाओं से बचाने के लिए था। जियामा साम्राज्य में रहने वालों के लिए जो यात्रा जोखिम भरी थी, वह गूफी के लिए कोई चुनौती नहीं थी। निम्न स्तर के जादुई जानवर शेर राजा की आभा को महसूस करते हुए डर गए और उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गूफी का लक्ष्य जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को पार करना और टैगर रेगिस्तान के पास जियामा साम्राज्य की पूर्वी सीमा तक पहुंचना था। वहां उसने ग्रीन कोर लॉर्ड्स फ्लेम और शुद्ध करने वाले राक्षसी लॉर्ड्स फ्लेम के दूसरे मानचित्र टुकड़े की तलाश की। कुछ समय तक उड़ने के बाद गूफी ने जैड की बोतल से एक गोली निकाली, जिसका उद्देश्य शेर राजा को खिलाना था ताकि उसकी ऊर्जा बहाल हो सके। तो यह एक गोली है। यह उस खुरदरे तरीके से कहीं अधिक परिष्कृत है जिससे मैंने औषधीय अवयवों को साधारण लपटों के साथ मिलाने की कोशिश की है। जियो यी जियान ने गोली की चिकनी सतह और चमक की प्रशंसा की। हर किसी को कीमियागर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ होने पर मैं आपकी ज़रूरत की कोई भी गोली बना सकता हूँ। गूफी ने धीरे से बात की, ये जानते हुए कि जियाओ यी जियान ने कभी कीमियागर बनने का सपना देखा था, लेकिन अपनी असंगत विशेषताओं के कारण ऐसा नहीं कर सकी। जियाओ यी जियान को छू गया। भावना मूल्य जोड़ 100।
गूफी के शब्दों को सुनकर जियाओ जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। वह आखिरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि वह कीमियागर नहीं बन सकती। कई दिनों की उड़ान के बाद नीलम पंखों वाला शेर राजा आखिरकार रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गया। शायद रेगिस्तान के नज़दीक होने के कारण यहाँ का मौसम शुष्क और गर्म था। चिलचिलाती हवा से गुजरने वाले यात्रियों को बहुत पसीना आ रहा था। तेज धूप ने ज़मीन को जला दिया, जिससे उसमें से दमघोंटू गर्मी निकल रही थी। बढ़ती गर्मी के कारण दृश्य धुंधला और विकृत हो गया। दूर से देखने पर पूरा रेगिस्तान विकृत लग रहा था। अध्याय 37। क्या मैं उजागर हो सकता था? नीलम पंखों वाला शेर राजा रेगिस्तान के किनारे पर कुछ देर के लिए रुका, जहां आसपास का मौसम असहनीय रूप से गर्म था। बहुत गर्मी है। सुरक्षात्मक अवरोध के बिना लिटिल फेरी डॉक्टर के माथे पर लगातार पसीने की बूंदें बन रही थीं और उसके बैंगनी बाल गीले और चिपचिपे हो गए थे। उसे साफ सुथरा रहना पसंद था, लेकिन गूफी को गहरे विचारों में डूबा देखकर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप अपने हाथ से खुद को पंखा झला। हालांकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, फिर भी कुछ चूक हो गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो कपड़े पहने थे वे थोड़े मोटे थे, जो किंगशान टाउन के वसंत जैसे मौसम के लिए उपयुक्त थे। लेकिन यहाँ असहनीय गर्मी थी। गूफी ने उसकी ओर देखा और अपने हाथ की एक लहर के साथ डूक्यूई की एक बाधा ने उन दोनों को घेर लिया। जैसे जैसे मौसम अधिक सहनीय होता गया, उसे जल्दी ही बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। कुछ समायोजन करने के बाद नीलम पंख वाले शेर राजा वापस आकाश में उड़ गए, गूफी के गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। उनका पहला पड़ाव स्टोन डेजर्ट सिटी था, जहां है बोडोंग, जिसकी खेती रानी मेडुसा द्वारा सील कर दी गई थी, छिपा हुआ था। जैसे जैसे पीला शहर धीरे धीरे नजर आने लगा, गूफी ने गति धीमी नहीं की और सीधे नीलम पंख वाले शेर राजा को उस ओर उड़ने का आदेश दिया। शेर राजा की पीठ पर बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर दूर के शहर को बेहतर ढंग से देखने के लिए उत्साह से आगे झुकी। उसकी पुतलियां उत्साह में फैल गईं और वह लगभग बहुत दूर झुक गई। लिटिल फेरी डॉक्टर उत्साहित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। भाई गूफी, रेगिस्तान का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रेगिस्तान में शहर देखने का यह मेरा पहला मौका है। उसने असहाय होकर उसे पीछे खींच लिया। सावधान रहना, अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुंह बनाया और आज्ञाकारी ढंग से पीछे बैठ गई, हालांकि उसकी निगाह नीचे के दृश्य पर ही टिकी रही। उसकी भौहें ऊपर उठीं और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लाली फैल गई। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म आ रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। भाई गूफी, उन लोगों ने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हैं? उसने उसकी निगाह का अनुसरण किया, उसकी आंखें भी जिज्ञासा से भर गईं। हालांकि उसने मूल कहानी में इसके विवरण पढ़े थे, लेकिन इसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखना अभी भी एक नया अनुभव था, ठीक वैसे ही जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए था। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, सड़कों पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। ज्यादातर पुरुष शर्टलेस थे, उनकी काली त्वचा एक खुरदरी, मर्दाना आभा बिखेर रही थी। मोहक कांस्य की त्वचा वाली महिलाएं साम्राज्य के भीतर आरक्षित महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती थीं। साम्राज्य की शर्मीली, विनम्र महिलाओं के विपरीत ये रेगिस्तानी महिलाएं चमड़े के तंग कपड़े पहनती थीं, जो मुश्किल से उनकी छाती और नीचे के क्षेत्र को ढकती थीं। उनकी पतली कमरें साहपूर्वक उजागर थीं और उनके लंबे, सुडौल पैर केवल आंशिक रूप से छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स से ढके हुए थे, जो चलते समय एक मोहकलय के साथ लहरा रहे थे। शैली आधुनिक फैशन की याद दिलाती थी। गूफी, जो अधिक रूढ़िवादी पोशाक के आदी थे, इन साहसी कपड़े पहने महिलाओं को देखकर क्षण भर के लिए दंग रह गए। लिटिल फेरी डॉक्टर ईर्ष्या महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और अपने होंठ काट लिए, गुस्से में दूर हो गई। अगले पल गूफी ने अपनी नज़र वापस खींच ली। असहाय रूप से आहें भरते हुए उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को मनोरंजन के संकेत के साथ देखा। उसने खुद से कहा, यह वास्तव में कुछ खास नहीं है। हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत सुंदर है। लिटिल फेरी डॉक्टर गर्व महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से गुस्सा किया और वापस मुड़ गई। वे मजाकिया अंदाज में मजाक करते रहे। लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे पीले शहर को देख रहा था, जो अब दूर से पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। शहर के अंदर अद्वितीय रेगिस्तानी शैली की वास्तुकला नजर आई, जिसमें एक के बाद एक अनोखी इमारतें उनकी नज़र को आकर्षित कर रही थीं। शहर के दरवाजे के ऊपर दीवार पर 3 बड़े हल्के लाल रंग के अक्षर उकेरे गए थे, जो दूर से देखने पर रक्तपात की थोड़ी सी भावना को प्रकट कर रहे थे। स्टोन डेजर्ट सिटी। गूफी ने मुस्कुराते हुए धीरे से नाम बुदबुदाया। जैसे जैसे एमेथिस्ट विंगलान किंग करीब आया और धीरे धीरे नीचे उतरा, एक बार सुस्त शहर के पहरेदार और बाहर से गुजरने वाले लोग डर से भर गए। गूराओ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1।
मोशा को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। एमेथिस्ट विंग लायन किंग जैसे विशाल जीव शायद ही ज्यादातर लोगों ने देखे हों। गूफी की आंखें शांति से उन पर घूमी और कुछ ही देर बाद लायन किंग शहर के ऊपर रुक गया। फिर उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और आसमान से उतरकर शहर में उतरा। शहर के पहरेदार, जो आमतौर पर कमजोरों का फायदा उठाने में तेज होते हैं, अब उसे घबराहट से देखते हैं, बिना कुछ बोले पीछे हट जाते हैं। उसके आने से शहर में भारी हलचल मच गई। युआन जिंग को झटका लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। हुआंग लियान को प्रशंसा महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। रेगिस्तान अलग थलग था। बाहरी लोग शायद ही कभी अंदर आते थे और स्थानीय लोग शायद ही कभी बाहर जाते थे। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा भव्य प्रदर्शन नहीं देखा था। एक युवा जो केवल 16 या 17 साल का लग रहा था, उसके पास न केवल इतना भयानक उड़ने वाला जानवर था, बल्कि वह खुद भी आकाश में उड़ सकता था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से हंसी। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी थी जब उसने पहली बार गूफी की शक्ति देखी थी। ये पूरी तरह से समझ में आने वाली बात थी। आखिरकार कोई भी ऐसे विलक्षण व्यक्ति को देखकर चौंक जाएगा। गूफी ने एक पल के लिए रुककर एक राहगीर को पुकारा। माफ़ करना, मुझे नक्शे बेचने वाली दुकान कहाँ मिल सकती है? राहगीर ने इस शांतचित्त युवक को विशालकाय जानवर से नीचे कूदते और आसानी से ज़मीन पर उतरते देखा था। उसने मना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत शहर की सबसे अच्छी नक्शों की दुकानों के लिए दिशा निर्देश दिए। चलो पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद गूफी अपने गंतव्य की ओर नहीं भागा। इसके बजाय उसने लिटिल फेरी डॉक्टर को भोजन के लिए शहर के एक रेस्तरां में ले जाने की योजना बनाई। आखिरकार वे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे और जबकि वह ठीक था, लिटिल फेरी डॉक्टर अपने निचले स्तर की खेती के साथ शायद भूखी थी। उस समय शेर राजा अभी भी शहर के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे निवासियों में बहुत डर पैदा हो गया था। कई भयभीत निगाहें विशाल जानवर पर ऊपर की ओर उठीं। हालांकि जानवर शांत लग रहा था, लेकिन नीचे के लोग डर गए थे। भले ही उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर तलवार लटक रही हो। वे कैसे नहीं डर सकते थे? लिटिल फेरी डॉक्टर गूफी से बात करने से पहले एक पल के लिए झिझकी। शायद हमें शेर राजा को बाहर इंतजार करने देना चाहिए। ये यहाँ के लोगों को डरा रहा है। ठीक है, ये सुनकर गूफी ने सिर हिलाया। हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने इसका जिक्र किया था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। उसने शेर राजा को एक मानसिक आदेश भेजा, उसे शहर के बाहर चक्कर लगाने का निर्देश दिया। जब गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर एक रेस्तरां में अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, तो शहर की एक प्राचीन दुकान से सफ़ेद बालों से भरा एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। उसने छठी श्रेणी के उड़ने वाले जानवर को भी देखा था और उसे देखते हुए वह गहरी सोच में खो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने मुझे खोज लिया हो? अध्याय 38। क्या तुम अपना बाकी जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हो? नहीं, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। यह विचार मन में आने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास था कि अगर किसी को उसे यहाँ छिपे हुए मिल जाता तो वे सीधे उसके पास चले आते। फिर भी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद भी उसके घर पर कोई हलचल नहीं थी। इस बीच शहर में हलचल धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि नीलम पंख वाला शेर राजा शहर से उड़ गया। इसके साथ ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। ... क्या तुम्हारा पेट भर गया है? एक रेस्तरां की बालकनी पर गूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए। हाँ, मेरा पेट भर गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपने मुंह के कोने से तेल के हल्के दाग पोंछने के लिए रुमाल निकाला। उनकी बातचीत सरल थी, फिर भी यह सरलता ही थी जो उनके रिश्ते की प्रगति को दर्शाती थी। उनके बीच की शुरुआती असहजता खत्म हो गई थी, उसकी जगह एक सहज और सहज माहौल ने ले ली थी। यह एक ऐसी बातचीत थी जो सुकून देती थी। अब मेरे साथ नक्शा खरीदने के लिए आओ। गूफी खड़ी हुई और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ रेस्तरां से बाहर निकल गई। वे एक विचित्र दुकान पर पहुंचने से पहले कई गलियों से गुजरे। दुकान का नाम प्राचीन नक्शे था और अधिक शानदार और दिखावटी दुकानों के विपरीत इसमें पुरानी दुनिया का आकर्षण झलकता था। गूफी और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ दुकान में चले गए। अंदर बहुत जगह नहीं थी और दो मूनस्टोन की हल्की चमक जगह को रोशन कर रही थी। दुकान काफ़ी शांत थी, अंदर बहुत कम लोग नक्शे खरीद रहे थे। गूफी की नज़र कमरे में पड़ी और काउंटर के पीछे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो सावधानी से नक्शे पर काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से काफ़ी बूढ़ा था, उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे, लेकिन काली कलम पकड़े हुए उसका हाथ अभी भी स्थिर और मजबूत था। लगता है ये है बोडोंग है। गूफी मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन वह सीधे काउंटर के पास नहीं गया।
उस समय गूफी ने अपनी आभा को दबा रखा था, इसलिए कभी शक्तिशाली डू सम्राट रहे हैं बोडोंग भी गूफी की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। इस प्रकार उनका प्रवेश किसी का ध्यान नहीं गया। गूफी फिर दुकान के कोने में एक पुरानी लकड़ी की शेल्फ पर चले गए। शेल्फ स्पष्ट रूप से प्राचीन थी, सड़ती हुई लकड़ी से ढकी हुई थी और उसमें छेद थे। उस पर पीले पड़ चुके नक्शों का ढेर पड़ा था, जिनमें से कुछ क्षतिग्रस्त होने के संकेत दे रहे थे, जैसे कि वे नक्शा बनाने के असफल प्रयास थे। ये वही था जिसकी गूफी तलाश कर रहा था। उसने लापरवाही से पीले पड़ चुके नक्शों को पलटा और एक हल्की बासी गंध ने उसे थोड़ा सा उदास कर दिया। अगले ही पल असफल नक्शों के ढेर से एक छोटा फटा हुआ नक्शा हथेली के आकार का गिर गया। ये यहाँ है। गिरे हुए नक्शे के टुकड़े को देखकर गूफी को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। नक्शे का टुकड़ा शुद्धिकरण करने वाले राक्षसी कमल संत की विरासत का हिस्सा था, जिसे इकट्ठा करने पर रैंक 3 स्वर्गीय ज्वाला के प्रकट होने पर उसका मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यह क्या है? ये किसी तरह के खजाने के नक्शे जैसा दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह से अधूरा है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने गूफी के हाथ में नक्शे पर नजर डाली, उत्सुकता से कि वह ऐसा कुछ क्यों उठाएगा। हे, यह एक मूल्यवान वस्तु है। गूफी मुस्कुराया, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। इसके बजाय वह नक्शे के टुकड़े को काउंटर पर ले गया और बूढ़े आदमी से पूछा, सर, क्या आपके पास इस नक्शे के कोई और टुकड़े हैं? गूफी को पता था कि बोडोन के पास इस नक्शे का एक और टुकड़ा था। सालों पहले इसे हासिल करने और इसे समझने में विफल रहने के बाद उसने अपने टुकड़े को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, काउंटर के पीछे बूढ़ा आदमी आखिरकार नक्शा बनाने में रुक गया और तेजी से ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में उग्रता का भाव था और उसके बाएं गाल से लेकर उसकी आंख के कोने तक एक निशान था, जिससे वह इतना खतरनाक दिखाई दे रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर सहज रूप से गूफी के कपड़ों से चिपक गया। डरो मत, गूफी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। क्या तुमने यह मानचित्र का टुकड़ा पहले देखा है? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। हाई बोडोन को आश्चर्य हुआ। भावना मूल्य जोड़ 80। हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है। क्या आप मुझे यह नक्शा बेचने पर विचार करेंगे? गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, उसके स्वर में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। सर, अगर आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी कीमत बता सकते हैं, गूफी ने जोर देकर कहा, हाई बोडोन के इनकार से विचलित हुए बिना। वह नक्शे का टुकड़ा पाने के लिए दृढ़ था। युवक, इस नक्शे के टुकड़े की लालसा करना बंद करो। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बूढ़े व्यक्ति ने उसे खारिज करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे डर नहीं था कि गूफी नक्शा जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर सकता है। भाई गूफी, चूंकि सज्जन इसे न बेचने पर अड़े हुए हैं तो चलो बस चलते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर ने मासूमियत से कहा। वह नहीं चाहती थी कि गूफी बूढ़े आदमी के साथ किसी विवाद में पड़े और उसे विश्वास नहीं था कि गूफी बल का सहारा लेगा। चिंता मत करो, वह अपना मन बदल लेगा। गूफी ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। क्या ये सही नहीं है, पूर्व डू सम्राट? तुम कौन हो? जैसे ही गूफी के शब्द गूंजे, बूढ़े आदमी की आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी और पूरे कमरे में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। हाई बोडोन को सदमा और संदेह महसूस हुआ। भावना मूल्य जोड़ 80। क्या हो रहा है? इस अचानक परिवर्तन ने लिटिल फेरी डॉक्टर को चौंका दिया, लेकिन गूफी की ताकत को जानते हुए वह बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी। इस बीच गूफी ने उसे बूढ़े आदमी की ठंडी ऊर्जा से बचाने के लिए एक गर्म आभा जारी की। युवा आदमी, ऐसा लगता है कि तुम अपनी क्षमताओं के बिना नहीं हो, बूढ़े आदमी ने टिप्पणी की। आश्चर्यचकित था कि गूफी उसकी आभा से अप्रभावित रही। तो आपका निर्णय क्या है, सर? गूफी ने पूछा, बिना किसी परेशानी के, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैंने पहले ही कहा है, मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। यदि आप इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं तो मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए दोष न दें। बूढ़े आदमी का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था, क्योंकि ठंडी डुक्यूई ने उसे घेर लिया था। इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। क्या होगा अगर मैंने कहा कि मैं आपके शरीर पर लगी सील को हटा सकता हूं? क्या आप इस पर विचार करेंगे, या फिर आप इस सुदूर सीमावर्ती शहर में मात्र नक्शा बेचने वाले के रूप में अपना शेष जीवन बिताने का इरादा रखते हैं? अध्याय 39। क्या इस दुनिया में वाकई ऐसा कोई राक्षस हो सकता है? क्या तुम सच में मेरी सील तोड़ सकते हो? गूफी के शब्दों को सुनकर हाई बोडोन की आंखें अनिश्चितता से चमक उठीं, जो स्पष्ट रूप से कुछ हिचकिचाहट दिखा रही थी। हाई बोडोन हिचकिचाहट महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 80। क्या तुम जानते भी हो कि मुझ पर सील किसने लगाए? हालांकि हाई बोडोन ने तुरंत अपनी आंखों में मजाक का भाव दिखाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक नौजवान हो और तुम ये दावा करने की हिम्मत करते हो कि तुम एक ऐसी सील तोड़ सकते हो जिसने मुझे दशकों तक परेशान किया है।
हाइबोडोन तिरस्कार और संदेह महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें मनाने के लिए मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। हाइबोडोन का मजाक सुनकर गूफी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उस पल उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया। उसके अंदर से एक प्रभावशाली उपस्थिति निकली जिससे हाइबोडोन तुरंत वहीं जम गया, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? यह आभा, रानी मेडुसा भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। हाइबोडोन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। इस युवा में इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मेरी सील तोड़ने में सक्षम हो सकता है। हाइबोडोन के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, हालांकि उसे गूफी के प्रति बढ़ती आशंका भी महसूस हुई। ऐसी राक्षसी प्रतिभा उसकी कल्पना से परे थी। हाइबोडोन को उम्मीद और आशंका दोनों महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बूढ़े आदमी। चूंकि मैंने एक व्यापार की पेशकश की है, इसलिए मैं डकैती का सहारा नहीं लूंगा। हाइबोडोन की भावनाओं को समझते हुए गूफी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर हाइबोडोन ने राहत की सांस ली। अगर गूफी ने इसे बलपूर्वक लेने का इरादा किया होता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। गूफी ने जो आभा अभी प्रकट की थी वह इतनी जबरदस्ती की मुहर के बिना भी हाइबोडोन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। युवा मित्र, ईमानदारी से कहूं तो मैं कभी जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। हाइबोडोन, आपने शायद मेरे बारे में सुना होगा, है न? हाइबोडोन का गूफी को संबोधित करने का तरीका लड़के से युवा मित्र में बदल गया था और बोलते समय वह थोड़ी उम्मीद से भरा हुआ लग रहा था। मैंने आपके बारे में सुना है। बर्फ सम्राट की प्रतिष्ठा काफी भयानक है। ये सुनकर गूफी ने सिर हिलाया। हाइबोडोन के चेहरे पर गूफी की प्रतिक्रिया पर गर्व का भाव देखा। उसने खुद से सोचा, इतने सालों तक छिपे रहने के बाद भी मेरी प्रसिद्धि अभी भी साम्राज्य में बनी हुई है। तो आप वास्तव में कहाँ से हैं, युवा मित्र? हाइबोडोन ने पूछना जारी रखा। मैं जियामा साम्राज्य से नहीं हूँ। गूफी ने सीधे उत्तर दिया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि टाइगर रेगिस्तान में एक स्वर्गीय ज्वाला प्रकट हुई है, इसलिए मैं उसे खोजने आया हूँ। उसके बगल में लिटिल फेरी डॉक्टर को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। गूफी ने पहले ही स्वर्गीय ज्वाला की अपनी खोज के बारे में उससे कहा था। मैं समझ गया। ये सुनकर हाइबोडोन विचारमग्न हो गया। उसे गूफी की बातों पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार जियामा साम्राज्य जैसी जगह पर गूफी जैसा राक्षसी व्यक्ति पैदा होने की संभावना नहीं थी। शायद केवल विशाल केंद्रीय मैदान ही ऐसे विलक्षण व्यक्ति को जन्म दे सकता है। युवा मित्र, तुमने अभी कहा कि तुम मेरी मुहर तोड़ने को तैयार हो। क्या तुम गंभीर हो? अगले ही पल हाइबोडोन ने आखिरकार अपनी मुहर का मामला उठाया। बेशक, गूफी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाइबोडोन की मुहर रानी मेडुसा ने लगाई थी। इसे तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति या तो उच्च स्तरीय मारक गोली का उपयोग कर सकता है या जबरन सील तोड़ सकता है। गूफी की वर्तमान ताकत के साथ सील तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। बहुत अच्छा, यदि आप वास्तव में मेरी सील तोड़ सकते हैं तो यह अवशेष मानचित्र आपका है। इसके अतिरिक्त दशकों तक यहाँ रहने के बाद मैं आपको कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वर्गीय ज्वाला के बारे में कुछ जानकारी भी प्रदान कर सकता हूँ। गूफी का सकारात्मक उत्तर पाकर हाइबोडोन ने भी अपनी ईमानदारी दिखाई। केवल यह एक अवशेष मानचित्र पर्याप्त नहीं होगा। हाइबोडोन द्वारा अपनी शर्तें पेश करने के बाद गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, इस नक्शे के एक तरफ कुछ निशान हैं जो दूसरे से अलग हैं। ये स्पष्ट है कि नक्शा 2 भागों में विभाजित किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे में न केवल अपार शक्ति होगी बल्कि वह इतना सावधान भी होगा। गूफी के शब्दों को सुनकर हाइबोडोन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक बार फिर आश्चर्यचकित महसूस हुआ। हाइबोडोन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। युवा मित्र, तुम सही हो। यह नक्शा वास्तव में 2 भागों में विभाजित था। मैंने दूसरा भाग छिपा दिया है। यदि तुम मेरी सील तोड़ोगे तो मैं तुम्हें दूसरा बचा हुआ नक्शा भी दे दूंगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद हाइबोडोन ने सिर हिलाया। जब तक सील नहीं तोड़ी गई उसका दूसरा बचा हुआ नक्शा सौंपने का कोई इरादा नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं। गूफी ने संकोच नहीं किया। सील तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तुम मेरी सील तोड़ने की योजना कैसे बना रहे हो? हाइबोडोन ने पूछा। वर्षों से उसने सील तोड़ने के लिए कई तरीके आजमाए थे, यहाँ तक कि ब्रेकिंग एडवर्सिटी पिल नामक एक गोली बनाने की विधि भी खोजी थी। हालांकि गोली के लिए 6ठी रैंक के कीमियागर की आवश्यकता थी, जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला भी थी। इसके अलावा उसके पास एक महत्वपूर्ण घटक की कमी थी। इस तरह की सील को सीधे डुक्यूई से तोड़ा जा सकता है। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, उसकी हथेलियों से एक तीखी डुक्यूई निकली। डुक्यूई की तीव्र लहर ने हाइबोडोन के चेहरे को तुरंत पीला कर दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर गूफी की शक्तिशाली डुक्यूई से घिर गया।
इसके तुरंत बाद हैबोडोन के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में डुक्यूई बहने लगी। कुछ ही समय में हैबोडोन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसका झुर्रीदार चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके माथे के बीच में एक भयानक भूतिया नीली ऊर्जा तेजी से इकट्ठी हुई। कुछ ही क्षणों बाद इसने एक छोटा भूतिया नीला ऊर्जा सांप पैटर्न बनाया। ये सांप पैटर्न हाइबोडोन की डुक्यूई को सील करने की कुंजी थे। अब गूफी को सील तोड़ने के लिए केवल इन पैटर्न को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत थी। अगला भाग थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, खुद को तैयार करो। गूफी ने हाइबोडोन को चेतावनी दी, फिर तेजी से अपने हाथों को हिलाया जिससे हाइबोडोन के शरीर के भीतर से ऊर्जा का एक उछाल निकला। उस पल में हाइबोडोन की नसें फूल गईं क्योंकि वह बहुत दर्द सह रहा था। हालांकि दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही गूफी की डुक्यूई ने सांप के पैटर्न को हाइबोडोन के शरीर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये सांप के पैटर्न हाइबोडोन के सिर से निकले, वे धुएं के गुबार में विलीन होने से पहले हिंसक रूप से कांपने लगे। जिस क्षण सांप के पैटर्न उसके शरीर से निकले, हाइबोडोन की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों से एक तेज चमक निकली जैसे कोई ठोस किरण हो, और एक भयंकर आभा जैसे कोई शेर वर्षों की नींद से जागा हो उसके शरीर से फूट पड़ी। हा, ये लानत वाली सील आखिरकार चली गई। मैं एक बार फिर डू सम्राट हूँ। जब सील टूटी, हाइबोडोन का चेहरा बेतहाशा खुशी से भर गया और उसने अपना सिर पीछे किया और दिल खोलकर हंसा। अध्याय 40। क्या जियामा साम्राज्य में कोई ऐसा है जो कीमिया में मुझसे आगे निकल सकता है? धुंधले बादल संप्रदाय। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का मुख्यालय साम्राज्य की राजधानी से 10 मील से थोड़ा अधिक दूरी पर एक राजसी पहाड़ पर स्थित है। संप्रदाय के नाम के कारण पहाड़ को भी मिस्टी क्लाउड माउंटेन के नाम से जाना जाने लगा है। किसी संप्रदाय के नाम पर रखा गया पहाड़ उसकी असाधारण स्थिति को दर्शाता है। धुंधले बादल पर्वत खड़ी है जिसके 3 तरफ चट्टानें हैं और चोटी तक जाने के लिए केवल एक सड़क है जो इसे रणनीतिक रूप से रक्षात्मक स्थान बनाती है। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनुयायी हर समय सतर्कता से पहाड़ पर गश्त करते हैं, जिससे पूरा पहाड़ एक छोटे किले में बदल जाता है। पहाड़ के आधार से केवल 2 मील की दूरी पर साम्राज्य ने 50,000 घुड़सवारों को तैनात किया है। हालांकि ये 50,000 घुड़सवार आधिकारिक तौर पर राजधानी की रक्षा के लिए हैं, लेकिन कोई भी देख सकता है कि यह साम्राज्य का इस पास की शक्तिशाली सेना पर कड़ी नजर रखने का तरीका है। इससे मिस्टी क्लाउड सेक्ट का पैमाना स्पष्ट होता है। इस समय मिस्टी क्लाउड सेक्ट के भव्य हॉल के बाहर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, तत्परता की भावना के साथ अंदर आया। यह आदमी गूहे है, जो संप्रदाय का एक बुजुर्ग है और सही तौर पर जियामा साम्राज्य का सबसे कुशल कीमियागर है। ये सुनकर कि यून संप्रदाय में वापस आ गया है, गूहे जल्दी से वहां पहुंचा। संप्रदाय गुरु। इस समय यून भी हॉल में था। जैसे ही गूहे अंदर आया, उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया और फिर अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। सेक्ट मास्टर, क्या आपने पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किया? मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एक भयानक लड़ाई हुई थी। यह आपके और एमेथिस्ट विंग लान किंग के बीच हुई होगी। यून की आंखें चमक उठीं और उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त नहीं किया है। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद से वह कुछ हद तक अनुपस्थित मन की थी। ये सुनकर गूहे ने आह भरी, यह मानते हुए कि यून का मूड पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त न करने के कारण था। अगर उसके पास पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल होता तो वह पर्पल स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकता था और इसे यानरान को दे सकता था। लेकिन अगले ही पल यून की आंखें झपक गईं और वह अचानक मुस्कुराई और बोली, हालांकि मुझे पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिला, लेकिन मैंने गलती से एक युवा कीमियागर से पर्पल स्पिरिट पिल से भी बेहतर गोली प्राप्त कर ली। ये सुनकर गूहे ने संदेह में भौहें उठाईं। यून से सवाल करने ही वाले थे कि उसने बीच में ही टोक दिया, मैंने यानरान को गोली दे दी है और अब तक इसने बिना किसी दुष्प्रभाव के बेहतरीन प्रभाव दिखाए हैं। उसकी साधना लगातार और ठोस रूप से आगे बढ़ी है। ये सिर्फ एक गोली होने के लिए बहुत बढ़िया है। यून की आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। आखिरकार हर दवा में कुछ विषाक्तता होती है। जबकि अधिकांश गोलियों का हल्का प्रभाव होता है, वे सभी कुछ हद तक गोली विषाक्तता रखती हैं। उन्हें कभी कभार लेना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक या अत्यधिक उपयोग से व्यक्ति के सार को नुकसान पहुंच सकता है। यून ने नालन यानरान को गोलियां लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन चूंकि यानरान अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाने के लिए उत्सुक थी और गूहे के कीमिया कौशल विश्वसनीय थे, यून ने स्वेच्छा से उसे बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की खोज में मदद की थी। हालांकि गूफी द्वारा दी गई गोली अलग थी, उसे इसमें कोई विषाक्तता महसूस नहीं हुई। यह हल्का और हानिरहित था और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। यह अनुमान लगाया गया है कि 1 महीने के भीतर गोली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद नालन यानरान संभवतः डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर जाएगा।
यून यून द्वारा किसी अन्य कीमियागर की प्रशंसा को देखकर गूहे अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। एक युवा व्यक्ति द्वारा बनाई गई गोली, ये कितनी प्रभावी हो सकती है। इसके अलावा डू मास्टर स्तर तक पहुंचने की चाह रखने वाले डू प्रैक्टिशनर के लिए उसकी पर्पल स्पिरिट पिल सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। इस युवा व्यक्ति की गोली का फॉर्मूला कहां से आया? हालांकि व्यक्तिगत रूप से जांच करने के बाद गूहे ने पाया कि गोली लेने के बाद नालन यानारान की साधना में वास्तव में काफ़ी सुधार हुआ था। उसकी आभा बहुत अधिक गहरी हो गई थी और उसकी डुक्यूई इतनी ठोस लग रही थी मानो वह वास्तविक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त हुई हो, बहुत स्थिर। ये गोली निश्चित रूप से एमेथिस्ट गोली के अपेक्षित प्रभावों से अधिक थी। इस परिणाम ने गूहे को शब्दों के लिए खो दिया। इससे पहले जब यून यून ने उसे एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा था तो उसने एक शर्त रखी थी कि वह स्वर्गीय ज्वाला की खोज के लिए टैगर रेगिस्तान में उसके साथ जाएगी। यून यून ने गूहे से वादा करते हुए तुरंत सहमति दे दी थी कि एक बार जब वह एमेथिस्ट गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर देगा और नालन यानारान को दे देगा तो वह उसे स्वर्गीय ज्वाला खोजने में मदद करेगी। लेकिन अब, इससे पहले कि वह एमेथिस्ट गोली को परिष्कृत कर पाता, यून यून ने पहले ही किसी और से एक बेहतर, हल्की गोली प्राप्त कर ली थी, जिससे गूहे बोलने में हिचकिचा रहा था। आखिरकार वह सौदे के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहा था, इसलिए भुगतान के लिए पूछना अजीब था। गूहे के होंठ थोड़े हिले और यद्यपि यून यून प्रतिक्रिया करने में थोड़ी धीमी थी, उसने ये जानने के लिए पर्याप्त देखा था कि वह क्या कहना चाहता था। बड़े गूहे, चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करूंगा जो मैंने पहले वादा किया था। संप्रदाय को प्रदान की गई सभी सहायता के लिए इसे धन्यवाद माने। यून यून ने शांत भाव से कहा। आखिरकार गूहे ने मिस्ट क्लाउड संप्रदाय में बहुत योगदान दिया था। ये सर्वविदित है कि पिलकिंग की गोलियां बाहरी दुनिया में मिलना बेहद मुश्किल है। गूहे जब मिस्ट क्लाउड संप्रदाय को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करते थे तो आमतौर पर केवल न्यूनतम शुल्क लेते थे या इस बार की तरह अनुरोध करते थे कि बदले में दूसरा पक्ष उनके साथ यात्रा पर जाए। हालांकि गूहे कीमिया में कुशल थे, फिर भी उनमें खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं थी। अपनी परिष्कृत गोलियों के बदले शक्तिशाली अंगरक्षकों को चुनना उनका सबसे अच्छा विकल्प था। संप्रदाय के नेता के रूप में यून यून उसके अनुरोध को अनदेखा नहीं कर सकती थी, भले ही उसने इस बार उसकी मदद न की हो। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। गूहे बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतना अच्छा होगा। चलो कल चलते हैं। यून यून ने तुरंत सहमति दे दी। स्टोन डेजर्ट सिटी में गूफी की मदद से हाइबोडोंग ने आखिरकार अपनी डू सम्राट स्तर की साधना को बहाल कर लिया। उसने सील को तोड़ दिया और अपने पूरे शरीर में लंबे समय से खोई हुई शक्ति का अनुभव किया। फिर भी हाइबोडोंग ने गूफी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और अनिच्छा से वादे के अनुसार नक्शे का आधा टुकड़ा सौंप दिया। इसके अलावा उसने गूफी को एक अलग नक्शा दिया जो उसने बनाया था, जिसमें शायद एक स्वर्गीय लॉ का स्थान हो। बेशक गूफी को वास्तव में स्वर्गीय लॉ के स्थान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय लॉ पहले ही रानी मेडुसा द्वारा ले ली गई थी। अब वहां जाना एक व्यर्थ यात्रा होगी। गूफी को केवल रेगिस्तान के नक्शे की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गूफी ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया, फिर जियाओ यी जियान के साथ प्राचीन मानचित्र की दुकान से बाहर निकल गया। इसके बाद वे वास्तव में रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे। स्टोन डेजर्ट सिटी वास्तव में रेगिस्तान के बाहरी इलाके में ही थी, जबकि वे रेगिस्तान के गहरे निर्जन भागों की ओर जा रहे थे। वहां की जलवायु कठोर, अत्यधिक गर्म और दुर्लभ जल संसाधनों वाली थी, इसलिए गूफी ने जियाओ यी जियान के साथ स्टोन डेजर्ट सिटी में आपूर्ति एकत्र करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में पानी बहुत ज़रूरी था और उन्होंने कुछ भोजन भी इकट्ठा किया। जियाओ यी जियान ने आज्ञाकारी रूप से गूफी का पीछा किया, जिसने उसे कुछ भी ले जाने नहीं दिया, बल्कि सब कुछ अपने भंडारण रिंग में संग्रहित कर लिया। आपूर्ति एकत्र करने के बाद वे शहर से बाहर निकल गए, शेर राजा की पीठ पर सवार हुए और एक बार फिर रेगिस्तान की गहराई की ओर चल पड़े।